Describe the framing methods used in the data link layer. In the data link layer of OSI model, framing refers to the process of organizing data in a frames before transmitting over the network. देखिए फ्रेमिंग क्या होता है डाटा लिंक लेयर में। हमारा जो फ्रेमिंग का मतलब होता है कि एक सपोज करिए कि हम जैसे ही डाटा को ट्रांसमिट करते हैं उस केस में हम डाटा को जो है एक डाटा को छोटे छोटे फॉर्म्स में ब्रेक कर देते हैं। जैसे ये हमारा बड़ा मान लीजिए डाटा हो गया, ठीक है। अब इसको हम क्या किए छोटे छोटे फॉर्म्स में ब्रेक करके ट्रांसमिट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी को हम फ्रेमिंग बोलते हैं। यानी कि हमारा जो है बड़े डाटा को छोटे छोटे फॉर्म्स में ब्रेक डाउन करके उसको फिर से वापस से नेटवर्क के ऊपर सेंड करने को ही हम फ्रेमिंग कहते हैं, ठीक है। अ फ्रेम इज अ यूनिट ऑफ डाटा इंक्लूड्स बोथ द डाटा बीइंग ट्रांसमिटेड एंड कंट्रोल इंफॉर्मेशन लाइक एड्रेस, एरर चेकिंग, बिट्स etc, ठीक है। अब ये हमारा जो फ्रेम होता है इसके अंदर जो हमारा डाटा ट्रांसमिट हो रहा है उसका एड्रेस प्लस उसके साथ वो हमारा जो डाटा सेंड करना है एक्चुअल डाटा वो, और उसके साथ जो है उसके इंफॉर्मेशन, उसका सीक्वेंस नंबर, उसका एड्रेस क्या है, उसका एरर चेकिंग बिट्स क्या है, ये सारी इंफॉर्मेशन भी उसके साथ इम्बेडेड करके एक साथ भेजी जाती हैं, ठीक है। अब इसके बाद हमारा जो है सेवरल फ्रेमिंग टेक्निक्स जो हमारी हैं उनको देखते हैं, ठीक है। पहला हमारा जो इसमें है कैरेक्टर काउंट मेथड है, ठीक है। अब कैरेक्टर काउंट मेथड को हम पढ़ते हैं। इन दिस मेथड द फ्रेम बिगिंस विद अ स्पेशल फील्ड कॉल्ड द कैरेक्टर काउंट। अब इसमें इस फील्ड में that indicates the number of the characters or the bytes in the frames allowed by the actual data and then an end delimiter। अब इस देखिए कैरेक्टर काउंट में क्या होता है कि इसमें हमारे जो भी सारे डाटा भेजे जाते हैं वो सारे के सारे एक स्पेशल फील्ड में होते हैं या फिर कैरेक्टर काउंट जिसे कहते हैं, वो फील्ड को हम कैरेक्टर काउंट नेम दिया है उनको कहते हैं। और ये हमारे इंडिकेट करते हैं कि जो भी हमारा नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इसमें जा रहे हैं वो सारे के सारे बाइट के जो वो सारे के सारे डाटा हमारा जो सारे के सारे डाटा बाइट के फॉर्म में जा रहा है वो सारे के सारा फ्रेम्स के फॉर्म में अवेलेबल हो, ठीक है। फॉलोड बाय द एक्चुअल डाटा एंड देन एंड डेलीमीटर। अब ये हमारा जो पूरा फॉलोड होता है एक्चुअल डाटा के ऊपर और इसके लास्ट में डेलीमीटर जो है प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब इसकी वर्किंग क्या होती है। द सेंडर सेंड्स अ फ्रेम विद अ कैरेक्टर काउंट फील्ड एट द बिगनिंग स्पेसिफाइंग द टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन द फ्रेम। अब इसमें क्या करता है कि जो है सेंडर जो है सेंड करता है फ्रेम को जिसमें कि वो स्पेशल कैरेक्टर काउंट फील्ड लगा देता है, और ये जो हमारा कैरेक्टर काउंट फील्ड होता है ये हमारा बिगनिंग में लगाया जाता है जिसमें कि टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रेम के लिखे रहते हैं, ठीक है, यानी कि रहते हैं। द रिसीवर रीड्स द कैरेक्टर काउंट फील्ड एंड आफ्टर रिसीविंग दैट नंबर ऑफ द कैरेक्टर्स इट कंसिडर्स द फ्रेम कंप्लीट। अब इसके बाद जो है क्या करता है कि रिसीवर जो हमारा होता है वो सारे के सारे फ्रेम को पहले कैरेक्टर काउंट को वो रिसीव करेगा और उसमें से चेक करेगा भैया कि इसमें कितना नंबर ऑफ फ्रेम्स है। अब जैसे ही उसे पता चलेगा भैया इसके अंदर 15 नंबर ऑफ फ्रेम्स होने चाहिए तो वो फिर से वापस से डाटा को चेक करेगा कि भैया ये 15 है कि नहीं। अगर वो 15 है ठीक है तो हम आगे मूव करते हैं, और नहीं है तो फिर से वापस से रीट्रांसमिट करने के लिए भेज देगा। अब सिंपल इसका एडवांटेज होता है सिंपल टू इम्प्लीमेंट होता है। इफ द कैरेक्टर काउंट इज करप्टेड ड्यूरिंग ट्रांसमिशन द रिसीवर कैन नॉट प्रॉपर्ली डिटरमाइन वेयर द फ्रेम एंड्स। भैया हमें जब पता ही नहीं है कि कितने लोग आए थे तो हम कहाँ से बताएंगे कि भैया जितने आए होंगे सही होंगे डाटा, हमें क्या पता। यही चीज़ है इसका डिसएडवांटेज। अब इसके बाद हम आते हैं सेकेंड पर, स्टार्टिंग एंड एंडिंग डेलीमीटर जिसे बाइट बफरिंग भी कहते हैं। स्टार्टिंग एंड एंडिंग डेलीमीटर को हम जो है बाइट बफरिंग के नेम से भी जानते हैं, हो सकता है कहीं पर और कुछ नाम दिया हो, ठीक है। दिस मेथड यूजेस स्पेशल कैरेक्टर ऑफन कॉल्ड डेलीमीटर। ये हमारा जो है ज्यादातर स्पेशल कैरेक्टर यूज करता है जिसको हम डेलीमीटर कहते हैं टू मार्क द स्टार्ट एंड एंड ऑफ द फ्रेम। इसको जो फ्रेम्स को स्टार्ट और एंड के मार्क को बताने के लिए हम जो है डेलीमीटर का यूज करते हैं। The delimiter indicates the beginning and end of the frames। delimiter हमारा इंडिकेट करता है बिगनिंग और एंड ऑफ द फ्रेम को, ensuring that the data is correctly recognized by the receiver। अब ये हमारा इंश्योर करता है कि डाटा हमारा जो है वो करेक्टली रिकॉग्नाइज है रिसीवर के द्वारा, ठीक है। अब इसका हम वर्किंग पर आ जाते हैं। द सेंडर प्लेसेस स्पेशल स्टार्ट यूजली CTX and fully and usually ETX कैरेक्टर एट द बिगनिंग एंड एंड ऑफ द फ्रेम्स। अब इसमें क्या करता है वर्क में सेंडर जो है सबसे पहले STX कमांड को मतलब स्टार्ट के लिए यूज कर देता है और हमारा जो है एंड के लिए ETX लगा देता है।
कैरेक्टर का, जिससे ये हमें मार्क हो सके कि हमारा डाटा कहाँ से शुरू हुआ है और कहाँ से खत्म हो रहा है। ये हमारा जो बेसिकली फ्रेम है, ये फ्रेम नंबर 1 से मान लीजिए शुरू हुआ और फ्रेम नंबर 15 पर खत्म हुआ, तो हम आगे लगा दिए ctx कमांड, जहां पर हमें ये पता चल सकता है कि भैया आगे से खत्म शुरू हुआ है, और पीछे लगा दिए ets कमांड, जिससे हमें ये पता चल गया भैया ये यहीं तक खत्म है। ठीक है, अब इसके बाद द रिसीवर डिटेक्ट्स दिस डेलीमीटर्स टू आइडेंटिफाई द स्टार्ट एंड एंड ऑफ द फ्रेम। अब इसके बाद जो रिसीवर होता है वो इस डेलीमीटर को यूज करता है कि भैया जो है स्टार्ट कौन सा इसका पॉइंट है और एंड पॉइंट है, तो वो ऐसे STX को ढूंढेगा, STX कहाँ है, STX उसे स्टार्ट पर मिल गया। अब उसके बाद वो पीछे देखेगा भैया पीछे कौन है, EDX है कि नहीं, EDX मिल गया तो ठीक, और नहीं मिला तो भैया हमारा डाटा कहीं गुम हो गया है। बाइट बफरिंग क्या होता है? बाइट बफरिंग is used in the data contains special characters that may conflict with the delimiters. A special escape character is added before special character in the data. अब ये जो बाइट बफरिंग होता है ये हमारा डाटा कंटेन करता है स्पेशल कैरेक्टर के लिए भैया ये। और अगर मान लीजिए कि डेलीमीटर में हमारा कोई कंफ्लिक्ट अकर कर देता है तो उस केस में हमारा जो है एक स्पेशल कैरेक्टर यूज होता है, जो कि डाटा को स्पेशल बनाने के लिए ये यूज़ किया जाता है। इसका एडवांटेज क्या होता है? सिंपल होता है और एफिशिएंट होता है। ये हमारा जो है सिंपल है, बाइट बफरिंग हमारा सिंपल होता है और एफिशिएंट होता है। वर्क वेल फॉर द डाटा विद वेरिंग साइजेस। अब इसमें मान लीजिए अलग अलग टाइप्स डाटा के साइज आ रहे हैं, तो उस केस में भी बाइट बफरिंग हमारा बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। अब इसका डिसएडवांटेज क्या है? इफ डेलीमीटर और द स्किप कैरेक्टर इज लॉस्ट और करप्टेड द फ्रेम में नॉट बी करेक्टली डिटेक्टेड। अगर मान लीजिए कि हमारा डेलीमीटर या फिर स्टार्टिंग और या फिर एंड वाला हमारा जो है कैरेक्टर कहीं खो गया, जो कि हमें कहाँ से स्टार्ट करना है कहाँ से एंड करना है वो वाला मान लीजिए दोनों STX और ETX कहीं खो गए आते समय, तो उस केस में जो है ये हमारा पूरा का पूरा सिस्टम में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा पता लगाना भैया कौन सा स्टार्टिंग पॉइंट है कौन सा एंडिंग पॉइंट है। ठीक है, अब इसके बाद हमारा जो थर्ड है ये हमारा है फ्लैग बेस्ड विद बिट सफरिंग। ठीक है, अब इसमें क्या होता है? दिस मेथड वाइडली यूजेस इन द प्रोटोकॉल SDLC एंड यूजेस अ स्पेशल फ्लैग सीक्वेंस ऑफ एन 01110 टू डिनोट्स द स्टार्ट एंड एंड ऑफ द फ्रेम्स ऑफ द डाटा। अब देखिए फ्लैग वाले में क्या होता है? फ्लैग हमारा जो है 01110 करके एक बिट जो है सबसे पहले सामने वाले में लग जाता है फ्रंट एंड पे, और एक बिट एंड वाले पर लग जाता है, जिससे ये पता चल जाता है कि भैया ये हमारा जो वहाँ पर देखिए STX लग रहा था, ETX लग रहा था, यहाँ पर जो है हम जो है 0110 करके एक कमांड लगा देते हैं फ्रेम को शुरू होने से पहले, और फिर हम जो है फ्रेम के लास्ट में जहाँ पर फ्रेम एंड होता है वहाँ पर भी यही कमांड हम लगा देते हैं, जिससे ये पता चल जाता है भैया हमारा ये फ्रेम यहाँ से शुरू होता है और यहाँ पर आकर एंड हो जाता है। ठीक है, ये हमारा जो है फ्लैग का काम करता है। ये जो ETX हमारा जो ये कमांड है ये हमारा फ्लैग है बेसिकली। ठीक है, अब इसकी वर्किंग में देख लेते हैं। तो सेंटर इंसर्ट द फ्लैग, अब हमारा जो है एट द बिगनिंग एंड एंड ऑफ द फ्रेम्स। अब ये हमारा जो है फ्लैग की वैल्यू जो 110 करके मैंने बताया आपको ना, इसको सेंटर इंसर्ट कर देता है एंड बिगनिंग और एंड में। ठीक है, इफ द डाटा इटसेल्फ कंटेन्स 5 कॉन्सेक्यूटिव वंस, अगर मान लीजिए कि हमारा डाटा खुद ब खुद कंटेन कर रहा है मान लीजिए कि 5 कॉन्सेक्यूटिव वंस को, तो उस केस में हमारा क्या होगा? द सेंटर इंसर्ट्स 0 आफ्टर द 5th वन टू अवॉइड कंक्लूजन। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि हमारा जो सेंटर होता है वो 0 लगा देता है पीछे की साइड, ताकि हमारा कंक्लूजन जो है रुक सके। ठीक है, अब इसके बाद हमारा जो है थर्ड आता है द रिसीवर चेक्स फॉर द फ्लैग एट द बिगनिंग एंड एंड ऑफ द फ्रेम एंड रिमूव्स द स्टफ्ड बिट्स टू रिट्राइव द ओरिजिनल डाटा। अब इस केस में जो है सिग्नल हमारा जो है चेक करता है कि भैया फ्लैग बिट क्या है। फ्लैग बिट 01110 हमारा फर्स्ट पे है कि नहीं है। अगर मान लीजिए फर्स्ट और एंड पे है तो ठीक, और उसके बाद वो इन बिट को फ्लैग बिट को हटा देता है और ओरिजिनल डाटा को एक्सट्रैक्ट कर लेता है। अब इसका एडवांटेज क्या होता है? इट हैंडल्स डाटा विद पैटर्न्स दैट माइट रिसेंबल द फ्लैग सीक्वेंस। अब ये हमारा जो है डाटा जो हमारे सेम सिग्नल्स को यूज कर रहे हैं उसको भी रिसेंबल करने के लिए यूज किया जा सकता है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा इफेक्टिव वे है। ठीक है, और इफेक्टिव फॉर वेरिएबल लेंथ डाटा। अब ये हमारा वेरिएबल लेंथ डाटा के लिए भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। डिसएडवांटेज क्या होता है? बिट सफरिंग इंक्रीजेस द ओवरहेड ड्यू टू इंक्रीज जीरोस विच रिड्यूसेस द इफेक्टिव डाटा रेट। अब इस केस में क्या होता है कि हम जैसे 0 हमारे जो इंक्रीज हो जाता
है उस केस में हमारा जो है इंसर्शन जो है हमारा उतना अच्छे से परफॉर्म नहीं किया जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हमारा आता है फिजिकल लेयर कोडिंग वायलेशन। अब इसमें क्या होता है, इन दिस मेथड्स द फिजिकल layer itself is used to indicate the start and end of the frame. A special coding violation is introduced to the mark the frame's boundaries. This is often used in the system that Manchester's encoding or similar techniques. अब देखिए हमारा जो है फिजिकल लेयर कोडिंग में क्या होता है, इन दिस मेथड द फिजिकल लेयर इज यूज्ड टू इंडिकेट द स्टार्ट एंड एंड ऑफ द फ्रेम्स। अब इसमें क्या होता है कि हमारा जो फिजिकल लेयर होता है वही उसी का यूज़ किया जाता है स्टार्ट और एंड फ्रेम्स को बताने के लिए। अब इसमें क्या होता है कि स्पेसिफिक कोडिंग वायलेशन इज इंट्रोड्यूस टू मार्क द फ्रेम्स बाउंड्रीज। अब इसमें हमारा पहले से ही जो है कोडिंग वायलेशन को इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है जिसमें ये हमें पता चल सके भैया कि हमारा शुरुआत वाला कौन सा है और लास्ट वाला कौन सा है। ठीक है, दिस इज ऑफन यूज्ड इन द सिस्टम दैट यूजेस मैनचेस्टर्स इनकोडिंग और सिमिलर टेक्निक। अब ये हमारा ज़्यादातर उन सिस्टम्स में यूज़ किया जाता है जो कि मैनचेस्टर इनकोडिंग टेक्निक्स को यूज़ करता है। इसका वर्किंग क्या है, द सेंडर यूजेस स्पेशल सिग्नल पैटर्न्स टू रिप्रेजेंट द स्टार्ट एंड एंड ऑफ द फ्रेम। अब इसमें सेंडर क्या करता है, ये स्पेशल कैरेक्टर का यूज़ करता है जिसमें कि ये स्टार्ट और एंड ऑफ द फ्रेम को मार्क कर सकता है। अब इसके बाद सेकेंड इसका क्या है, द रिसीवर लुक्स टू दिस सिग्नल्स पैटर्न्स एंड डिटरमाइंस द फ्रेम बाउंड्रीज। अब इसके बाद हमारा रिसीवर जो होता है इस सिग्नल पैटर्न्स को एनालाइज करता है और डिटरमाइन करता है फ्रेम बाउंड्रीज को। अब इसका एडवांटेजेस क्या होता है, नो नीड टू एडिशनल डेलीमीटर्स इन द डाटा स्ट्रीम। अब इसमें हमारा जो है कोई भी ज़रूरत नहीं है एडिशनल डाटा स्ट्रीम में डेलीमीटर्स लगाने की। ठीक है, अब इसका डिसएडवांटेज मोर कॉम्प्लेक्स टू इम्प्लीमेंट एंड मे रिक्वायर स्पेसिफिक हार्डवेयर सपोर्ट। ठीक है, अब ये हमारा बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है सिस्टम जिसकी वजह से हमें फिर से इसके लिए एक स्पेसिफिक हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट हो सकती है। ठीक है, अब इसके बाद हम जो है सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं जो है हमारा एक्सप्लेन फ्लो कंट्रोल इन द डाटा लिंक लेयर। देखिए फ्लो कंट्रोल क्या होता है, फ्लो कंट्रोल हमारा एक टेक्निक होता है डाटा लिंक लेयर में जिसमें कि हम जो है डाटा की ट्रांसमिशन को दो डिवाइसेस के बीच में मेंटेन करते हैं। ये हमारा जो फ्लो कंट्रोल होता है ये इंश्योर करता है कि जो हमारा डाटा है वो एक फिक्स रेट ऑफ स्पीड से जो है दूसरे डिवाइस के पास पहुंचे ताकि जो है अगर मान लीजिए सपोज करिए कि हमारा जो है डाटा बहुत तेज़ी से पहुंच गया दूसरे डिवाइस के ऊपर, तो उस केस में क्या हो सकता है कि कोलिजन अकर कर सकता है। ठीक है, या फिर मान लीजिए उसका मेमोरी बफर जितने में खाली हो रहा है उससे ज़्यादा हम उसको जो डाटा को रिट्रांसमिट कर दे रहे हैं जिसकी वजह से वहाँ पर ओवरफ्लो का एक सिचुएशन अकर कर सकता है। तो उस ओवरफ्लो की सिचुएशन को रोकने के लिए हम जो है फ्लो कंट्रोल का यूज़ करते हैं। फ्लो कंट्रोल क्या करता है कि हमें दोनों डिवाइसेस के बीच में डाटा के ट्रांसमिशन स्पीड्स को मॉनिटर करता है और उसको एक मेंटेन करता है और ये सारे के सारे प्रोसेसेस को मॉनिटर करके मेंटेन रखता है ताकि हमारा डाटा बहुत ज़्यादा स्पीड से भी नहीं फ्लो होना चाहिए या फिर बहुत ज़्यादा स्लो स्पीड से भी नहीं पहुँचना चाहिए। सपोज करिए कि रिसीवर के पास जो है 4 फ्रेम गया, ठीक है, अब रिसीवर जो है 4 फ्रेम को यूज़ करके जो है आउटपुट जनरेट कर दिया और बाकी के डाटा के लिए वेट कर रहा है। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि हमारा कम्युनिकेशन मीडियम नहीं इस्टेब्लिश होगा। और सपोज करिए कि हमने मान लीजिए जब रिसीवर के पास 4 बफर मेमोरी थी तो 4 बफर मेमोरी में हमने मान लीजिए 6 का डाटा भेज दिया। अब उसमें जो हमारा 2 बफर की मेमोरी में स्टोर तो होंगे नहीं, वो बाहर ही वेट करेंगे और कुछ टाइम बाद वो या तो डिग्रेड हो जाएंगे या तो ओवरफ्लो हो जाएगा। तो ये हमारा जो है फ्लो कंट्रोल मेंटेन करता है कि भैया जो है डाटा दोनों के बीच में समांतर रूप से एक दूसरे को मिलता रहे। ठीक है, अब इसके बाद वाई फ्लो कंट्रोल नीडेड। When two devices communicate over a network, the sender might transmit data at a rate faster than the receiver can process. अब इसमें मान लीजिए कि जो है जब भी हमारा 2 डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट करते हैं उस केस में क्या होता है कि जो सेंडर होता है वो ट्रांसमिट करता है डाटा को बहुत तेज़ी से, मतलब फास्टर रेट ऑफ स्पीड से, कि जिससे कि हमारा जो प्रोसेसिंग स्पीड है उसके प्रोसेसिंग स्पीड से ज़्यादा स्पीड से हमारा जो है डाटा को ट्रांसमिट कर देता है। इफ़ द रिसीवर्स बफर्स गेट फिल्ड आप बिफोर इट कैन प्रोसेस द डाटा पैकेट्स आर लॉस्ट। अगर मान लीजिए कि रिसीवर का जो है मेमोरी पहले से फुल हो गई, जो उसके पास स्टोरेज बफर के लिए मेमोरी रखा रहता है वो मेमोरी फुल हो चुकी है, तो उस केस में हमारा जो डाटा है वो लॉस्ट कर सकता है। ठीक है, रिजल्टिंग
इन द नीड ऑफ रीट्रांसमिशन ऑफ द रिड्यूस्ड ओवरऑल। ठीक है, अब इस केस में क्या होगा, जैसे हमारा डाटा लॉस होगा उस केस में फिर से भैया जो है एक्नॉलेजमेंट भेज देगा वो कि भैया जो है मेरे को NACK भेज देगा कि भैया कि जो है मुझे नॉट एक्नॉलेजमेंट रिसीव्ड वाला मैसेज भेज देगा। और उसके बाद फिर से वो ट्रांसमिट करेगा डाटा। तो इस केस में हमारा जो टाइम भी वेस्ट हो जाएगा और मेमोरी भी वेस्ट हो जाएगी, एफर्ट्स भी वेस्ट होगा। तो इसको बचाने के लिए हम फ्लो कंट्रोल का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ फ्लो कंट्रोल में हमारा क्या होता है, एक स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल होता है। अब इसको देख लेते हैं। ये स्टॉप एंड वेट फ्लो कंट्रोल क्या होता है। दिस इज द सिंपल फ्लो कंट्रोल मेथड्स वेयर द सेंडर सेंड्स द वन फ्रेम एट अ टाइम एंड वेट्स फॉर द एक्नॉलेजमेंट बिफोर सेंडिंग द नेक्स्ट वन। ठीक है, अब इस केस में क्या होता है कि हमारा जो है सेंडर पहला एक फ्रेम भेज देगा और उसके बाद एक्नॉलेजमेंट का वेट करेगा कि भैया जो है दूसरा वाला एक्नॉलेजमेंट मेरे पास आए तभी मैं नेक्स्ट फ्रेम भेजूंगा। ठीक है, अब द सेंडर द फ्रेम एंड वेट फॉर द रिसीवर एक्नॉलेजमेंट रिसीव्स रिसेप्शन ऑफ द फ्रेम्स इफ द एक्नॉलेजमेंट इज नॉट रिसीव्ड। फिर इसके बाद अगर एक्नॉलेजमेंट इसको नहीं मिलता तो फिर से रीट्रांसमिट करो भाई डाटा, और क्या हो सकता है। एडवांटेज हमारा ये है कि सिंपल होता है ये, और इंश्योर करता है कि जो इंश्योर दैट द डाटा इज नॉट ओवरवेल्म्ड, ये हमारा इंश्योर करता है कि डाटा हमारा जो है ओवरवेल्म्ड नहीं हुआ हो। ठीक है, अब डिसएडवांटेज लो एफिशिएंसी, ये हमारा जो फ्लो एंड स्टॉप वाला प्रोटोकॉल होता है इसकी लो एफिशिएंसी होती है, तो ये हमारा एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज भी है। अब इसके बाद हमारा होता है एक्स ऑन एक्स ऑफ फ्लो कंट्रोल होता है। अब ये हमारा क्या है, दिस मेथड इज यूज इन स्पेशल कंट्रोल कैरेक्टर एक्स ऑन एंड एक्स ऑफ टू मैनेज द फ्लो ऑफ द डाटा। अब ये हमारा जो स्पेशल कैरेक्टर मेथड में यूज़ किया जाता है जिसमें कि एक्स ऑन एंड एक्स ऑफ पर यूज़ किया जाता है, जिसमें हम डाटा को मैनेज करते हैं। एक्स ऑन इंडिकेट दैट द सेंडर कैन रिज्यूम ट्रांसमिटिंग वाइल एक्स ऑफ टेल्स दैट द सेंडर टू स्टॉप सेंडिंग डाटा टेम्परेली। ठीक है, एक्सॉन क्या करता है कि मतलब वो जब एक्सॉन सेंड किया जाता है तो ये बताता है भैया सेंडर को कि आप जो है फिर से अगर मान लीजिए डाटा जो हमारा स्टॉप हो चुका था उसको आप वापस से रीसेंड कर सकते हैं। और जो हमारा एक्स ऑफ है ये हमारा इंडिकेट करता है कि सेंडर अगर सेंडर को जो है कि स्टॉप कर देने के लिए ट्रांसमिशन ऑफ द डाटा का, मतलब कि अगर डाटा जो सेंड कर रहे हैं उसको स्टॉप कर दें ट्रांसमिशन के लिए। अब 012 इसका जो है वर्किंग देख लेते हैं। द सेंडर ट्रांसमिट्स एज यूजुअल, सेंडर ट्रांसमिट डाटा एज यूजुअल, सेंडर हमारा डाटा को एज यूजुअल ट्रांसमिट कर देता है। व्हेन द रिसीवर्स बफर इज नियरली कैपेसिटी इट सेंड्स द एक्स ऑफ कैरेक्टर टू द सेंडर टू पास द ट्रांसमिशन। अब जब मान लीजिए कि जब हमारा रिसीवर का बफर होता है उस समय भर चुका है तो उस समय हमारा जो सेंडर होता है वो सेंड करता है एक्स ऑफ कैरेक्टर को और डाटा के ट्रांसमिशन को पास कर देता है। ठीक है, रोक देता है। अब इसके बाद हमारा जो सेकेंड है, व्हेन द रिसीवर हैज पास्ड द इनफ डाटा एंड कैन एक्सेप्ट मोर सेंड्स ऑफ द एक्सॉन कैरेक्टर टू रिज्यूम द कैरेक्टर्स। और जब भी हमारा रिसीवर के पास मोर डाटा आ जाता है मान लीजिए, उस केस में क्या होता है कि ये एक्सॉन कैरेक्टर को रेज्यूम करने के लिए भेज देता है कि भैया आप डाटा को फिर से रेज्यूम कर दीजिए। सिंपली एंड वर्क्स वेल इन अ लो बैंडविड्थ। अब ये हमारा जो बहुत ज़्यादा सिंपल भी होता है और लो बैंडविड्थ के अंदर भी बहुत अच्छे से काम करता है एक्सॉन। ठीक है, डिसएडवांटेज क्या होता है, ओवरहेड फ्रॉम द कंट्रोल कैरेक्टर एंड पोटेंशियल डिलेस। ये हमारा जो बहुत ज़्यादा ओवरहेड होता है कंट्रोल फ्लो कंट्रोल से और पोटेंशियल डिले की वजह से। ठीक है, कंपेयर एंड कॉन्ट्रैक्ट वेरियस मीडियम अक्रॉस कंट्रोल प्रोटोकॉल्स। In computer networks, medium access control MAC protocol manage how devices share the communication mediums. These protocols determine when and how devices can optics. Various MAC protocols are used depending on the network type and other traffic conditions. Below a comparison of common MAC protocols are Aloha Carrier Sense, Multiple Access, CSMA Time Division, Multiple Access, TDMA फ्रीक्वेंसी डिवीजन एंड मल्टीपल एसेस प्रोटोकॉल्स। ये सारे क्वेश्चन आपके जो है KDU के PYQs में रिपीट किए हुए क्वेश्चन है और हमने जो कराए हैं ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चंस होने वाले हैं। ठीक है, तो इसको आप एक अच्छे से पढ़ लीजिएगा, मैं PDF नोट्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आप देखिए
इस क्वेश्चन में हमारा कंपेयर एंड कॉन्ट्रैक्ट वेरियस मीडियम्स एक्सेस कंट्रोल प्रोटोकॉल्स, इसमें जो है हमारे वेरियस मीडियम एक्सेस प्रोटोकॉल्स को पढ़ना है। तो इसमें हमारा जो पहला है अलोहा, ठीक है। अलोहा इज रैंडम, ये हमारा जो है रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल होता है जहाँ पर डिवाइसेस जो है ट्रांसमिट करती हैं डाटा को जिन जब भी उनके पास होता है, ठीक है। और अगर हमारा जो है कोलिजन अकर करता है उस केस में जो है रैंडम टाइम के लिए वेट करती हैं और फिर से रीट्रांसमिट कर देती हैं डिवाइसेस को, ठीक है, डाटा को। अब इसके बाद हमारा एडवांटेज क्या होता है, सिंपल होता है, इजी होता है, सुटेबल फॉर लो बैंडविड्थ के लिए हमारा यूज़ होता है। डिसएडवांटेज हमारा जो लो एफिशिएंसी होता है, अगर मान लीजिए कि कोलिजन की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है इसके अंदर, और स्पेशली अंडर हैवी ट्रैफिक रन टाइम रीट्रांसमिशन एंड वेस्टेज बैंडविड्थ, इस केस में हमारा जो है बैंडविड्थ भी बहुत ज़्यादा वेस्ट कर देता है, ठीक है। अब इसके बाद हमारा ये नॉट सुटेबल फॉर हाई स्पीड नेटवर्क, ये हमारा जो है अलोहा सिस्टम जो है सुटेबल नहीं करता है हाई स्पीड नेटवर्क के लिए। अब इसका दो टाइप्स का होता है, एक प्योर अलोहा होता है, एक स्लॉटेड अलोहा होता है। अब प्योर अलोहा में क्या होता है कि इनके पास जब भी डाटा आएगा ये सेंड कर देगा, ठीक है, रैंडम टाइम ऑफ पीरियड के लिए वेट करके सेंड कर देगा। और स्लॉटेड अलोहा में हमारा जो है टाइम स्लॉट के रूप में डिवाइडेड होते हैं, वो फिक्स स्पेसिफिक टाइम के लिए वेट करेगा, उसके बाद ही डाटा को ट्रांसमिट करेगा। अब इसके बाद हमारा आता है CSMA कैरियर सेंस अलोहा वाला जो हमारा था प्रोटोकॉल ये है। अब कैरियर सेंस प्रोटोकॉल क्या करता है कि दो टाइप्स का होता है, एक वायर्ड होता है, CSMA CD वायर्ड होता है, कोलिजन डिटेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। ये जो प्रोटोटाइप अगर द डिवाइस लिसन्स टू द चैनल, ये हमारा एक प्रोटोटाइप मॉडल होता है जो जहाँ पर डिवाइस लिसन करता है चैनल को, और फिर जब चैनल आइडल होता है तभी डाटा को सेंड करता है, और अगर चैनल हमारा आइडल नहीं है, वो किसी और के साथ बिजी है, तो उस केस में ये वेट करेगा और फिर से रीट्रांसमिट कर देगा सिग्नल को। अब इसका डिसएडवांटेज क्या होता है, एफिशिएंट फॉर लाइट वेट, ये हमारा जो है बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है लाइट वेट और मॉडरेट यूज़ के लिए, बट फेल कर जाता है जहाँ पर हमारा बहुत ज़्यादा सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है या फिर जहाँ पर बैंडविड्थ इसकी बहुत ज़्यादा लार्ज होती है, और हमारा यहाँ पर जो है एक्स्ट्रा टाइम और बैंडविड्थ भी लॉस होता है। अब ये हमारा जो है दो टाइप्स का होता है कोलिजन, CSMA CD एंड CSMA CA। अब CSMA CD क्या होता है, कोलिजन डिटेक्शन में होता है। इफ आ कोलिजन अकर बोथ डिवाइसेस मस्ट रीट्रांसमिट, अगर हमारा कोलिजन अकर करता है तो उस केस में क्या होता है कि ये दोनों की दोनों डिवाइसेस रीट्रांसमिट करती हैं डाटा को। दिस इज एफिशिएंट इन हाई ट्रैफिक कंडीशन, ये हमारा बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होता है हाई ट्रैफिक कंडीशन के केस में, ठीक है। तो यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से हमने समझाने की कोशिश किया है, आप अच्छे से तैयारी भी करिए। कोलिजन अवॉइडेंस, ये देखिए CSMA हमारा जो कोलिजन अवॉइडेंस वाला है ये क्या होता है, CSMA CA कोलिजन अवॉइडेंस हमारा डिवाइसेस अटेम्प्ट्स टू अवॉइड कोलिजन बाय सेंडिंग सिग्नल्स विच कैन इंट्रोड्यूस डिले एंड ओवरहेड। अब ये हमारा जो है डिवाइसेस क्या करते हैं, डिवाइसेस अटेम्प्ट करते हैं टू अवॉइड द कोलिजन, इसमें हमारा जो है डिवाइसेस अटेम्प्ट करते हैं कि डिवाइसेस में हमारा जो है कोलिजन को अवॉइड कर सके, और सेंडिंग में हमारा डाटा को डिले के रूप में, जब से हमारा अगर मान लीजिए डाटा डिले होता है उस केस में ये हमारा सेंड कर देती हैं। अब वेरिएंट्स हमारा जो है CSMA CD CSMA CA, ये हमारा जो CSMA CD होता है ये ईथरनेट वायर और वायर्ड नेटवर्क के लिए यूज़ किया जाता है, और CSMA CA हमारा जो है वायरलेस कनेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे अभी हमने ऊपर बहुत अच्छे से डिटेल में इसको पढ़ा है, ठीक है। अब TDM में हमने नहीं पढ़ा था, TDM को हम पढ़ते हैं अच्छे से। टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस TDMA is a channel access method where the time is divided into fixed time slots and each device is assigned a specific time slots during which it can transmit data। अब देखिए TDMA में क्या होता है कि हमारा जो टाइम होता है ये सारे के सारे डिवाइसेस के लिए डिवाइडेड होता है, और हर डिवाइस जितने भी हमारे सारे डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं नेटवर्क से, वो सारे के सारे डिवाइसेस को एक टाइम स्लॉट मिलता है जिस बीच में वो हमारा जो है सिस्टम से कम्युनिकेट कर सकते हैं और डाटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं और रीजनरेट कर सकते हैं, ठीक है। वो अपने स्पेसिफिक टाइम स्लॉट में ही डाटा को रीट्रांसमिट कर सकते हैं। इससे एडवांटेज क्या होता है, हाई एफिशिएंसी होता है, जिसके अंदर से हम जो है सबसे एक बार में डाटा को कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो ये हमारा वहाँ पर एफिशिएंट सिस्टम भी हो जाता है, और इसके अंदर हमारा जो कोलिजन भी प्रिवेंट हो जाता है, क्योंकि हर डिवाइस के लिए मैंने एक स्पेसिफिक टाइम स्लॉट अलॉट कर दिया, तो इस वजह से कोलिजन का चांस ही नहीं है। अब इसके बाद हमारा डिसएडवांटेज क्या होता है, रिक्वायर सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन डिवाइसेस विच कैन बी
कॉम्प्लेक्स। अब इसके हमारा जो है इसको इसमें सिंक्रोनाइजेशन की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि हमारा एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हो सकता है। इनएफिशिएंट ड्यूरिंग लो ट्रैफिक पीरियड्स एज द टाइम स्लॉट इज स्टिल रिजर्व्ड। अब ये हमारा जो है लो रिक्वायरमेंट इनएफिशिएंट ड्यूरिंग द लो ट्रैफिक पीरियड्स। अगर मान लीजिए हमारा बहुत कम डिवाइसेस कनेक्ट हैं, उस केस में क्या है कि ये इनएफिशिएंट हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर जो हमारा हर डिवाइसेस के लिए जो है एक स्पेसिफिक टाइम स्लॉट दिया गया है। मान लीजिए 2 डिवाइसेस कम्युनिकेट कर रहे हैं, वहाँ पर हमें स्लॉटिंग की ज़रूरत ही नहीं है, वहाँ पर भी हमने इसका यूज़ कर दिया, तो वहाँ पर ये इनएफिशिएंट हमारा जो है दिखता है हमें, ठीक है। अब इसके बाद हमारा आता है फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल, FDMA। FDMA डिवाइड्स द कम्युनिकेशन चैनल इनटू डिफरेंट फ्रीक्वेंसी बैंड्स। अब FDMA हमारा क्या करता है कि डिवाइड कर देता है चैनल को डिफरेंट फ्रीक्वेंसी जोन में, ठीक है। ईच डिवाइस इज असाइंड अ यूनिक फ्रीक्वेंसी बैंड टू ट्रांसमिट डाटा। अब इसमें जो है हमारा सारे के सारे डिवाइसेस को एक फ्रीक्वेंसी अलग अलग मिला है कि सभी के सभी को एक अलग फ्रीक्वेंसी बैंड मिल गया है, और उस फ्रीक्वेंसी पर ये डाटा को ट्रांसमिट करती हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपका मोबाइल फ़ोन। जितने भी मान लीजिए हम कंपनी का सिम यूज़ करते हैं, हम अगर मान लीजिए कि जियो का यूज़ कर रहे हैं, एयरटेल का, तो जियो का जो फ्रीक्वेंसी है ट्रांसमिट करने का डाटा वो अलग है, और जो हमारा एयरटेल का फ्रीक्वेंसी है वो अलग है। दोनों का कभी भी मैच नहीं करेगा। अगर फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, उस केस में क्या होता है कि हमारा कोलिजन मिनिमाइज हो जाता है, और इंटरफेरेंस की भी प्रॉब्लम हमारी ख़त्म हो जाती है वहाँ पर। और इनको जो है एक बैंडविड्थ मिला होता है, उस फ्रीक्वेंसी बैंडविड्थ के अंदर एक ही डिवाइस इनको असाइन होता है, जिसमें कि वो डिवाइस ही सिर्फ डाटा को उस फ्रीक्वेंसी और उस बैंडविड्थ के अंदर भेज सकता है, ठीक है। इसका एडवांटेज क्या होता है, साइमल्टेनियस ट्रांसमिशन बाय मल्टीपल डिवाइसेस इज पॉसिबल। अब इसमें क्या होता है कि हम डाटा को साइमल्टेनियस ट्रांसमिट कर सकते हैं, जिससे अलग अलग टाइप्स के डिवाइसेस से, जिससे हमारा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस भी ईजी हो जाता है। सुटेबल फॉर एनालॉग कम्युनिकेशन एंड सैटेलाइट कम्युनिकेशन। ये हमारा जो है एनालॉग कम्युनिकेशन और सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए बहुत ज़्यादा सुटेबल होता है। इसका डिसएडवांटेज क्या होता है, फिक्स्ड बैंडविड्थ एलोकेशन इनएफिशिएंट इफ डिवाइसेस डू नॉट यूज देयर फुली बैंडविड्थ। ये हमारा जो है बैंडविड्थ फिक्स बैंडविड्थ इसमें होता है, जिसकी वजह से इनएफिशिएंट हमारा जो हो जाता है डिवाइसेस के लिए, अगर नहीं यूज़ करते हैं तब उस केस में, ठीक है। रिक्वायर्स प्रिसाइज फ्रीक्वेंसी कंट्रोल सिंक्रोनाइजेशन, और इसको जो है प्रिसाइज फ्रीक्वेंसी कंट्रोल सिंक्रोनाइजेशन की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो जाती है, ठीक है। यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा हमारा लेक्चर। अब थोड़ा सा हम इसको आगे बढ़ते हैं और इसको समझते हैं ये क्या है, ठीक है। अब इसके ये हमने एक बहुत अच्छे से कंपैरिजन आपको सारा का सारा एक ही जगह पर कंपेयर भी कर दिया है, जहाँ से आप अच्छे से पढ़ सकते हैं इसको, ठीक है। हम इसको आपको पढ़ के बता देते हैं। प्रोटोकॉल हमारा यहाँ पर हो गया। अब इसके बाद हमारा मेथड्स क्या होता है, एडवांटेज क्या होता है, डिसएडवांटेज और बेस्ट यूज़ केस, ये बेसिस पे हमने इन सारे को डिवाइड कर दिया है, ठीक है। प्रोटोकॉल्स में हमारा रैंडम एक्सेस मान लीजिए हो गया, ये हमारा जो है इसका एडवांटेज होता है ये सिंपल होता है और फ्लेक्सिबल होता है। डिसएडवांटेज क्या होता है, लो एफिशिएंट होता है, हाई कोलिजन प्रोबेबिलिटी होता है। डिसएडवांटेज लो एफिशिएंट हमारा होता है और हाई कोलिजन की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। अब बेस्ट यूज़ केस क्या होता है, लो ट्रैफिक सेटेलाइट्स, ये हमारा जो बहुत ज़्यादा बेस्ट यूज़ किया जाता है लो ट्रैफिक सेटेलाइट्स के लिए, ठीक है। अब CSM में जो हमारा होता है अलोहा में, अब ये जो हमारा जो अलोहा प्रोटोकॉल होता है नो चैनल चेक होता है, सिंपल होता है और एफिशिएंट इन लो बैंडविड्थ के लिए हमारा यूज़ किया जाता है। कोलिजन इज हाई ट्रैफिक रिक्वायर्स, अब इसमें हमारा जो है कोलिजन इन हाई ट्रैफिक, हमारा कोलिजन बहुत ज़्यादा अगर ट्रैफिक है तो CSMA में कोलिजन की संभावनाएँ बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। अब इसका जो है इथरनेट और वायरलेस दोनों कम्युनिकेशन मीडियम को अलोहा सिस्टम यूज़ कर सकता है। अब इसके बाद हमारा आता है CSMA CA, चैनल सेंसिंग होता है, ये चैनल को सेंस करता है, उसके बाद ही डाटा को ट्रांसमिट करता है। ट्रैफिक एडवांटेज क्या होता है, ट्रैफिक को रिड्यूस करने में ट्रैफिक में भी बढ़िया एफिशिएंट टू स्टडी होता है। और इसके बाद स्टडी का मतलब कि हमारा जो डाटा को ट्रांसमिट कर रहे हैं उस डाटा की जो है रिलायबिलिटी मेंटेन होती है और एक सीक्वेंस ऑफ पीरियड के टाइम में ये ट्रैवल करता है डाटा में, ठीक है। अब ये हमारा मोबाइल नेटवर्क कम्युनिकेशन को इस्टेब्लिश करने में मदद करता है। और इसके बाद हमारा आता है TDM में टाइम स्लॉट डिवीज़न ट्रैफिक, ये हमारा जो टाइम स्लॉट डिवीज़न, ये हमारा डिवीज़न प्रोटोकॉल क्या करता है कि सारे के सारे डाटा को एक टाइम स्लॉट में डिवाइड कर देता है, जिसकी वजह से सिंक्रोनाइजेशन ईजी होता है और
डाटा हमारा इनएफिशिएंट होता है लो बैंडविड्थ के लिए, ठीक है। नेटवर्क और सैटेलाइट्स में ये बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है TDM में। अब इसका हम कंक्लूजन देख लेते हैं, कंक्लूजन पार्ट है, ठीक है। FDM में फ्रीक्वेंसी, यह हमारा जो है FDM में जो है फ्रीक्वेंसी डिवीज़न होता है, इसमें जो है डाटा को मल्टीपल साइमल्टेनियस ट्रांसमिशन पॉसिबल होता है डाटा का, और एलोकेशन फ्रीक्वेंसी होता है एलोकेशन, इसका डिसएडवांटेज है, और एलोकेशन फ्रीक्वेंसी कंट्रोल और एनालॉग सिस्टम सैटेलाइट वर्क्स, सैटेलाइट एनालॉग सिस्टम और सैटेलाइट वर्क्स में ये बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है फ्रेमवर्क, ठीक है। अब इसका कंक्लूजन क्या है, डिफरेंट मैक प्रोटोकॉल्स ऑफर वेरिंग ट्रेड ऑफर्स बिटवीन कॉम्प्लेक्सिटी इनएफिशिएंट एंड सुटेबल फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क। हमारे अलग अलग जो मैक प्रोटोकॉल्स हैं वो सारे के सारे अलग अलग इनकी कॉम्प्लेक्सिटी होती है, इनकी एफिशिएंसी अलग अलग होती है, जिसकी वजह से ये अलग अलग नेटवर्क के लिए सुटेबल होते हैं। अलोहा जो हमारा होता है ये सिंपल होता है यानी और इनएफिशिएंट होता है अंडर हैवी ट्रैफिक। ये हमारा अलोहा जो है सिंपल है बट ये इनएफिशिएंट हो जाता है हैवी ट्रैफिक में। CSM में जो हमारा सुटेबल है लाइट और टू मॉडरेट ट्रैफिक में, बट सफ़र फ्रॉम कोलिजन इन, ये भी हमारा जो है कोलिजन से सफ़र करता है। TDM में हमारा जो होता है ये प्रोवाइड एफिशिएंट यूजेज ऑफ रिसोर्स विद गारंटीड टाइम स्लॉट्स। TDM में हमारा जो है एफिशिएंट यूजेज ऑफ रिसोर्स का एक्सेस प्रोवाइड करता है, जिसके अंदर हम जो है टाइम स्लॉट्स में सारी चीज़ें डिवाइस सारी डिवाइसेस हमारे के लिए एक अलग से टाइम स्लॉट एलोकेट होता है, जिसके अंदर से वही स्पेसिफिक डिवाइसेस ही सिस्टम से उस टाइम स्लॉट में कनेक्ट होती हैं, जिसकी वजह से हम अलग अलग डिवाइसेस अलग अलग टाइम स्लॉट्स में कनेक्ट करती हैं, जिसकी वजह से हमारा जो है डाटा का कोलिजन का चांस बहुत कम हो जाता है और डाटा का ट्रांसमिशन की स्पीड फास्ट होती है। द चॉइस ऑफ द प्रोटोकॉल डिपेंड्स ऑन द नेटवर्क। हमारा जो हम किस टाइप का नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं और किस टाइप का ट्रैफिक उस नेटवर्क पर है, उसके ऊपर हमें जो है प्रोटोकॉल को यूज़ करने का या फिर प्रोटोकॉल को डिसाइड करने का चॉइस डिपेंड करता है। यहाँ पर हमने यूनिट 2 के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो हमारा होगा यूनिट 3 का। तब तक के लिए आप सब अपना रिवाइज करिए अच्छे से और प्रिपेयर करिए एग्ज़ाम के लिए। और हमारे चैनल को आप लोग भूलिएगा नहीं सब्सक्राइब करने के लिए, प्लीज़ एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मुझे पता है कि मैंने बहुत घटिया क्वालिटी का वीडियो बनाया है, बट मैं कोशिश करूँगा कि आपको बेटर से बेटर वे में और बेटर से बेटर क्वालिटी में वीडियो प्रोवाइड कर सकूँ आगे चल के, ठीक है। सो इसलिए मैंने जो भी गलतियाँ मेरे वीडियोस में आई हैं, मेरे लैंग्वेज समझाने का तरीका बहुत बेकार है, बट उन सबको थोड़ा सा इग्नोर करके थोड़ा सा मेरे चैनल को सपोर्ट करिए, ताकि मैं आपको आगे अच्छा कंटेंट देने की बहुत कोशिश करूँगा, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू, जय श्री कृष्णा।